अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं आज ना काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा ना रमज़ान का रूटीन है और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी रमज़ान की वजह से, रोज़ों की वजह से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। व्लॉग तो मैंने शूट कर लिया था लेकिन उसे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रोज़ों में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। हम लोगों को इबादत वगैरह करनी होती है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज काफ़ी दिन हो गए हैं और आपके साथ में व्लॉग नहीं शेयर किया है, तो आपके साथ में चलो ये व्लॉग शेयर करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था ये दोपहर से और मुझे बनाना था कस्टर्ड। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो कस्टर्ड तो बहुत ही आसान है वैसे बनाना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो कस्टर्ड बनाने के लिए ना मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, उसमें शुगर डालकर उसको पकने के लिए रख दिया। और जब वो बॉयल हो गया तो मैंने एक सेपरेट बोल में 2 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर को नॉर्मल जो दूध था उसमें मिक्स कर लिया और उसे इसमें मिक्स कर दिया धीरे धीरे, ताकि कोई लम्स ना रहे। और फिर मैंने ना गैस को बंद कर दिया और इसको एक बड़े से बॉल में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। तो मैंने इसे पहले तो थोड़ी देर के लिए बाहर ठंडा किया था, उसके बाद में मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। और ये अगर आपको कस्टर्ड बनाना है ना, तो आपको थोड़ी देर पहले इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करूँगी कस्टर्ड में। तो मैंने यहाँ पर एक सेब लिया है, 2 अनार हैं, छोटे साइज़ के हैं इसलिए 2 हैं, थोड़े से ग्रीन वाले ग्रेप्स हैं और थोड़े से ब्लैक वाले ग्रेप्स हैं और 2 बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है और मैंने यहाँ पर जो फ्रूट्स थे उनको बारीक बारीक सा कट भी कर लिया था। अब इन सारे फ्रूट्स को मैं डाल दूँगी इस कस्टर्ड में और थोड़े से मैं रख लूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अच्छा, आप अपनी चॉइस के इसमें कोई भी फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, सीज़नल फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स मत डालिएगा जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और वो पानी छोड़ते हैं, जैसे कि वाटरमेलन वगैरह। तो उससे कस्टर्ड बिल्कुल पतला हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए कोशिश करें वो फ्रूट्स इसमें डालें जो पानी रिलीज़ ना करें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ऊपर से जो मैंने फ्रूट्स और बचा के रखे थे ना, तो उससे गार्निश कर दूँगी। तो ये सिंपल सी रेसिपी थी कस्टर्ड की। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल ही गई इसमें, मैंने इसमें ना इलायची का पाउडर भी डाला था और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें जो मिल्क पाउडर होता है वो डाला था। उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका एकदम क्रीमी सा टेस्ट भी आता है। तो अगर आपके पास में वो मौजूद है तो आप डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे फ्रूट्स ऊपर से डाल दिए थे। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में एकदम चिल्ड होने के लिए, फिर मैं इसे सर्व करूँगी। अच्छा जी, तो अब हो गया था शाम का टाइम और मुझे ना अफ्तार की तैयारी करनी थी। वैसे तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ज़्यादा अफ्तार बनता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे रोज़े बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे अफ्तार की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा खाने का मन ही नहीं करता है, इसलिए धीरे-धीरे सारी चीज़ें बनना बंद हो जाती हैं। स्पेशली जो ऑयली और फ्राइड आइटम्स होते हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं बनना। तो मैंने यहाँ पर ना दही फुल्की बनाने का सोचा था कि मैं दही फुल्की बनाऊँगी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बनाई। थोड़ी-सी ज़्यादा थी लेकिन वो बिल्कुल भी खाई नहीं गई। 2 से 3 दिन मैंने इन्हें यूज़ किया था। अच्छा, दही फुल्की मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाती हूँ। मैं इसमें ना जो गार्लिक की चटनी होती है रेड चिली वाली, तो वो डालती हूँ, साथ में थोड़ा-सा काला नमक, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया और नमक डाल देती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। और जो हमने दही बड़े मसाला बनाया था ना दही बड़े का, तो वो भी इसमें डाल देती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर उसमें फुल्की को थोड़ी देर पानी में भिगाकर और अच्छे से स्क्वीज़ करके वो डाल देती हूँ और ऊपर से लगा देती हूँ लहसुन और ज़ीरे का तड़का। तो इस तरह से मैं दही फुल्की बनाती हूँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है इस तरह से, और आप लोग भी ना इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दही फुल्कियों का।
अच्छा जी, तो अब बारी आ गई थी फ्रूट्स कट करने की। तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ वाटरमेलन। और मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है फ्रूट्स में वो है वाटरमेलन। इसे ना हर घर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है आई थिंक, और सबको पसंद होता है। ये एकदम इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, आपको पानी भी नहीं ज़्यादा पीना पड़ता है रोज़ा इफ्तार करने के बाद। और जो तरबूज़ है ये बहुत ही इंस्टेंट आपको एनर्जी भी दे देता है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा यही फ्रूट खाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी यही फ्रूट सबसे ज़्यादा खाया जाता है या और भी सारे फ्रूट्स आप लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वाटरमेलन कट कर लिया था, साथ में मैंने यहाँ पर पपाया भी थोड़ा सा कट कर लिया था। तो अब मैं बना लेती हूँ शरबत। आज मेरा शरबत बनाने का मन था रूह अफ़ज़ा का। तो मैं ना पूरा शरबत जो बनाती हूँ वो ज़्यादा रूह अफ़ज़ा उसमें नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी मैं उसमें पिसी हुई चीनी भी यूज़ करती हूँ और फिर रूह अफ़ज़ा डालती हूँ और उसमें नींबू डालती हूँ, ढेर सारा नींबू का रस। तो इसका जो फ्लेवर आता है नींबू डालने के बाद में वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो इस तरह से मैं नॉर्मल शरबत बनाती हूँ, सभी शायद ऐसे ही बनाते होंगे। अच्छा, जब ज़्यादा गर्मियों में रोज़े हो रहे थे ना तब मैं शरबत बनाती थी, मुझे पसंद था। लेकिन 2 साल से मैंने इसे छोड़ा हुआ है और इतनी प्यास की शिद्दत नहीं लगती है कि शरबत की ज़रूरत पड़े। तो अब बारी आती है दही बड़े बनाने की, जो कि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट हैं। दही फुल्की तो मैंने अपने लिए बना ली, लेकिन दही बड़े मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है। जो बड़े मैंने बना के रखे थे ना फ्रीज़ में, तो उसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। जब वो अच्छे से सोख हो गए तो उनको अच्छे से उनका पानी निकाल कर और दही में डाल दिया था। मीठा दही है, इसमें मैंने शुगर यूज़ करी थी और ऊपर से थोड़ी सी चटनी और जो पाउडर मैंने बना के रखा था मसाला वो स्प्रिंकल कर दिया। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैंने ना इफ्तार के बाद में एक क्लिप ली थी ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूँ। अच्छा जी, तो हो गया था ये नेक्स्ट डे और आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने चने की दाल को भीगने के लिए रखा था। फिर उसके बाद में मैंने ना शामी कबाब का मसाला तैयार किया था, जो कि शूट करना मैं बिल्कुल भूल गई थी। भूल ही क्या थी, मेरे जो मोबाइल में ना स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसमें जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ, व्लॉग शूट करती हूँ, आप लोग जानते हैं बहुत लंबे-लंबे व्लॉग बनते हैं, तो मेरा जो स्टोरेज है ना वो फुल हो जाता है। तो वो सडनली फुल हो गया तो फिर मैं नहीं शूट कर पाई थी और थोड़ी सी क्लिप शूट हुई थी तो मैंने उसे ऐड नहीं करी। अच्छा, मैंने इस शामी कबाब के मसाले में डाला था चने की दाल, आधा किलो मैंने यहाँ पर लिया था जो कीमा था वो, और 250 ग्राम के करीब मैंने दाल ली थी। उसमें डाला था साबुत लाल मिर्च, एक प्याज को मैंने कट करके डाल दिया था और लहसुन की कलियाँ डाली थी 7 से 8 और 1 इंच का टुकड़ा डाला था अदरक का, उसको मैंने छील के कट करके डाल दिया था। थोड़े से गरम मसाले डाले थे, थोड़े से पाउडर मसाले डाले थे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके। फिर जब ये पक गया था अच्छे से, मतलब कुक हो गया था कीमा और दाल, फिर मैंने इसको पीस लिया था। अच्छा, इसे पीसने के लिए मैंने बिल्कुल भी मिक्सर का यूज़ नहीं किया था, मैंने इसे सिलबट्टे पे पीसा था, जिससे इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा अच्छा आया है। जो रेशे हैं वो आप देख सकते हैं इसके, और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने इसलिए इसे सिलबट्टे पे पीसा था। फिर मैंने इसमें डाला था बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन तीनों चीज़ों का पानी जो था मैंने अच्छे से निचोड़ दिया था और इससे जो कबाब है वो टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छा शेप आएगा। एक अंडा डाल दिया था बाइंडिंग के लिए और फिर उसके जो कबाब थे वो मैंने बना लिए थे इस तरह से। अच्छा, मैंने फ्रीज़र में स्टोर करूँगी इसलिए मैंने इसे क्लिंग फिल्म जो होती है उसके ऊपर एक रखा था ताकि ये आसानी से निकल जाए। और यहाँ पर मैं आपको कबाब फ्राई करके भी दिखा दूँगी, जो कि इफ्तार में यूज़ भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको कबाब फ्राई करने हैं बिल्कुल हल्के ऑयल में। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ इन्हें फ्राई करने के लिए, बस हल्का सा ऑयल लगा के मैंने फ्राई कर लेती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें फ्राई करें तो ये कबाब बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं तवे पे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे कबाब अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, इसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो मैं साइड में मेंशन कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा और फिर इसे बनाइएगा। बहुत ही अच्छे कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे जो कबाब हैं वो भी फ्राई हो गए हैं और इन्हें मैं इफ्तार के लिए फ्राई कर रही थी।
वैसे तो मोस्टली हम लोग इन्हें ना सहरी के टाइम पे ज़्यादा खाते हैं, पराठे के साथ में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने आज सोचा चलो अफ्तार में भी रख देते हैं। लेकिन ये इतने अच्छे बने थे कि ये ज़्यादा दिन चले ही नहीं, 2 से 3 दिन में सारे कबाब फिनिश हो गए थे। अच्छा, इसके आगे का जो वीडियो था वो मैंने नहीं शूट किया था, वही नॉर्मल अफ्तार था जो कि डेली बनता है, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया था। फिर ये क्लिप है अफ्तार के बाद की, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने कुरान की तिलावत करी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ पाती हूँ, तो इसी तरह से मेरी कुरान जो है वो मुकम्मल भी हो जाएगी। हर नमाज के बाद में मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, इतना पढ़ लेती हूँ कि एक दिन में मेरा एक सिपारा कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से मुझे ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ, तो मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है। कुरान की तिलावत हो गई थी, फिर मैंने उसके बाद में पढ़ी सूरह मुल्क। सूरह मुल्क मैं इशा की नमाज़ के बाद में ज़रूर पढ़ती हूँ। सूरह मुल्क ना आपको कब्र के अज़ाब से निजात दिलाएगी, तो आप इसे ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद में कुछ अज़कार वगैरह किए, फिर बारी आ गई थी नमाज़ की। फिर मैंने इशा की नमाज़ अदा करी और तरावी पढ़ी, और अफ्तार के बर्तन वगैरह रह गए थे, उन्हें क्लीन करना था और सुबह की कुछ प्रिपरेशन करनी थी। तो इस तरह से मेरा जो रोज़े का रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसे गुज़र रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रूटीन जा रहा है, आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, आपकी इबादतें कैसी चल रही हैं, ये मुझे ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। और मैं कोशिश करती हूँ आपके सारे कमेंट के रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो फिर ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।